हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फूबी विद्यार्थी जॉर्ज एंड आज हम बिहाइव बुक का लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है माई चाइल्डहुड। सो यहाँ पे इस पूरी स्टोरी में जिनकी चाइल्डहुड की बात हो रही है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपने जरूर इनका नेम सुना होगा, ये काफी फेमस साइंटिस्ट हैं। ऑल्सो इंडिया के ये 11th प्रेसिडेंट थे, राइट। सो इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। अब ये जो पूरी स्टोरी है, ये जो आपका लेसन है, ये बेसिकली इस ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक पार्ट है जिसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड की बात करी थी, करेक्ट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरे चैप्टर में जो जो इंसिडेंट्स थे उनका एक बुलेट पॉइंट बना दिया है ताकि आपको याद रहेगा क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे और आप चैप्टर में से कुछ मिस आउट नहीं करोगे, ठीक है। तो बिगिन करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि उनका जो बर्थ हुआ था वो तमिल की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वहां पे एक आइलैंड था मद्रास सिटी में जिसका नाम था रामेश्वरम, तो वहां पे उनका बर्थ हुआ था। उनके फादर के बारे में बताया जाता है। उनके जो फादर थे वो अपने फादर के बारे में बताते हैं कि ना तो वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उन्होंने ज्यादा पैसा कमाया था, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि उनका जो विजडम था, जो उनकी समझदारी थी, वो बहुत अलग थी और उनको काफी प्रभावित भी करती थी। उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी जो सबसे बड़ी सपोर्टर थी वो उनकी मदर थी, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम की मदर, उनके फादर की वाइफ उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी। और वो बताते हैं कि मेरी मदर इस तरह की लेडी थी जो बहुत ज्यादा काइंड थी। प्लस वो बताते हैं कि जितने हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे सारे मिलाकर उससे ज्यादा तो बाहर के लोग होंगे जिनको वो खाना खिला देती, तो वो काफी दयालु और काइंड किस्म की लेडी थी। और उसके बाद वो बताते हैं कि जहां वो रहते थे वो उनके पुरखों का घर था और वो एक पक्का हाउस, काफी बड़ा सा पक्का हाउस में रहते थे जो कि मॉस्क्यू की ही स्ट्रीट पे था। तो वो इस तरह से बताते हैं। देन वो बताते हैं कि जो उनके फादर है वो काफी स्ट्रिक्ट थे। किस टर्म में? इस टर्म्स में कि जो लग्जरी के आइटम्स है वो उसको ना तो ज्यादा खुद इस्तेमाल करते थे और ना ही हमें करने देते, बट वो ये मानते थे जो जो वो कहते हैं नेसेसिटी थी, जैसे मेडिसिन हो गई, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथ्स हो गया, तो ये सारी नेसेसिटी हमें पूरी मिलती थी। उसके अलावा जो लग्जरी आइटम्स थी उनका ये मानना था कि अगर आपको किसी चीज की इतनी जरूरत नहीं है तो बेकार में उसके एडिक्ट होने का कोई फायदा नहीं था। वो बताते हैं कि जो उनका चाइल्डहुड था अब्दुल कलाम का वो काफी सिक्योर था, इमोशनली भी और मेटीरियली भी, मतलब सब चीजें जो जो रिक्वायर्ड होती है, नीडेड होती है, वो सब चीजें उनके पास थी। उसके बाद जो नेक्स्ट इंसिडेंट जिसकी वो बात कर रहे हैं वो ये है, वो बताते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 में, जब स्टार्ट हुआ था तब वो सिर्फ 8 इयर्स के थे और वो कहते हैं उस टाइम उनको समझ नहीं आया था एकदम से मार्केट में जो इमली के बीज होते हैं उसकी इतनी डिमांड कैसे हो गई थी। और वो ऐसे ही करते थे, इमली के जो बीज होते थे उनको इकट्ठा करते थे और बाहर जाके शॉप पर बेच देते थे या दे देते थे और इससे वो पूरे दिन में 1 आना कमा लेते थे। उस टाइम पर 1 आना की भी काफी वैल्यू होती थी, तो वो इतना कमा लेते थे एक दिन में। देन वो बताते हैं कि वहां पे उस टाइम जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो जिस एरिया में वो रहते थे वहां पे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद जब इंडिया के भी जो वो है जिनको फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए कह दिया तो वो बोलते हैं कि माहौल ऐसा हो गया था जैसे किसी ने इमरजेंसी अनाउंस कर दी और वो इस तरह का माहौल हो गया था। और सबसे पहला इंसिडेंट जो उनको याद है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, वो ये था कि जो रामेश्वरम, जो उनकी जो जगह थी, वहां पे जो ट्रेन आती थी वो सस्पेंड कर दी थी। और क्या कर रहे थे वहां पे लोग, उस ट्रेन में से जो न्यूज़पेपर के बंडल्स है उसको बाहर फेंक रहे थे। और वो बताते हैं कि उनकी जो कजन है जिनका नाम है शमसुद्दीन, सो उनके कजन का यही काम था कि वो न्यूज़पेपर सेल करते थे। अब जैसे ही वो ट्रेन से ऐसे कि बंडल के बंडल न्यूज़पेपर्स फेंक रहे थे तो वो उनको कलेक्ट कर रहे थे। उनको उस टाइम पे उनके कजन को कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए था और अब्दुल कलाम उनके हेल्पिंग हैंड बने थे और उन्होंने उनकी हेल्प करी। और वो बताते हैं फिर उन्होंने भी उनके साथ ही काम किया और तब उन्हें अपनी फर्स्ट सैलरी मिली थी। तो वो बताते हैं कि आज 50 साल बाद भी उनको वो पल अच्छे से याद है और उनको बहुत प्राउड फील होता है जो उनकी फर्स्ट अर्निंग थी, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इंसिडेंस वो बताते हैं, नेक्स्ट चीज जो वो बताते हैं वो ये बताते हैं कि हर बच्चा जो होता है वो कुछ क्वालिटीज लेता है अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से।
तो वो इसी तरह से अपना भी बताते हैं कि मैंने अपने फादर से सेल्फ डिसिप्लिन सीखा है, ऑनेस्टी सीखी है, और मैंने अपनी मदर से काइंडनेस और गुडनेस सीखी है, जो हम तीनों भाई बहनों के अंदर बहुत थी और वो हमने अपनी मदर से इनहेरिट करी है। नेक्स्ट वो बताते हैं कि उनके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, तो उनके 3 ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे जिनका नाम था, एक थे रामानाथम शास्त्री, एक थे अरविंदन और एक थे शिव प्रकाशन। अब वो बताते हैं कि ये तीनों ही, आपको भी नाम से पता चल गया होगा, ये तीनों ही एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली के थे और एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे। लेकिन वो बताते हैं कि बचपन में हमें कुछ भी अब एक दूसरे में डिफरेंस नहीं लगता था। देन वो बताते हैं कि हमारी जो दादी है, मदर है, वो भी हमें जब बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी तो वो रामायण और प्रॉफिट माउंटेन्स में, अगर आपने नहीं पता तो प्रॉफिट मोहम्मद है, उनकी स्टोरीज, और रामायण में राम जी वगैरह की स्टोरीज। तो वो बताती हैं कि हम दोनों स्टोरी सुन के ही बड़े हुए हैं, मतलब हमारी जो मदर और ग्रैंड मदर्स थी वो हमें इन दोनों की ही स्टोरीज सुनाती थी। देन वो एक इंसिडेंस बताते हैं, जब वो 5th क्लास में थे एलिमेंट्री स्कूल में, तब उनकी एक न्यू टीचर आए थे। तो वो बताते हैं कि वो जो है वो अपने जो फ्रेंड है रामानाथम शास्त्री, उनके साथ बैठते थे। एंड अब जैसे कि अब एक मुसलमान आपने देखा होगा कैप पहनते हैं, तो वो उस तरह की कैप पहनते थे और रामानाथ के गले में, जैसे हम जनेऊ बोलते हैं, वो धागा होता था। अब जो न्यू टीचर है उसको ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई कि एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली का लड़का है और उसके साथ में एक मुस्लिम लड़का बैठा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को वहां से खड़ा कर दिया और सोचली जैसे वो जिस तरह से थे तो उस तरफ से उसको बोल दिया कि आप पीछे जाके बैठो। वो बोलते कि जब ये इंसिडेंस हुआ तो उनको बहुत बुरा लगा, और सिर्फ उनको ही नहीं, रामानाथन शास्त्री को भी इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो वो कहते हैं कि जब मैं उठ के पीछे जा रहा था तो मुझे आज तक वो तस्वीर याद है जब मैंने देखा था कि रामानाथन की आंखों में आंसू था, इस वजह से क्योंकि मुझे उठा के पीछे भेज दिया था। देन वो बताते हैं कि ये हम दोनों ने अपनी पेरेंट्स को ये इंसिडेंट्स बताया कि ऐसे ऐसे टीचर ने किया। तो यहाँ पे जो रामानाथम शास्त्री थे, बेसिकली इनके जो फादर थे वो जो रामेश्वरम का एक टेम्पल है वहां पे काफी ऊंची पोस्ट में एक पुजारी थे या प्रीस्ट थे, और इनका भी आगे ये बताया था कि ये जो है आगे चल के ये भी वही पंडित ही बने। एंड जो अरविंदन थे उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम स्टार्ट किया, तो जो मंदिर में लोग आते जाते थे उनका वो सारा देखभाल करते थे। और जो शिव प्रकाशन है ये आगे जाके इन्होंने केटरिंग बिजनेस किया वहां जो सदर्न रेलवेज है उसमें। सो कमिंग बैक टू दी स्टोरी, तो इन्होंने जाके अपने पेरेंट्स को बताया। अब रामानाथम शास्त्री के जो पापा थे, जो मैंने अभी आपको बताया, उनके फादर प्रीस्ट थे मंदिर में, टेम्पल में। तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया और उसको काफी डाटा और ये चीज बोली कि आप छोटे बच्चों के दिमागों में, इनोसेंट माइंड्स में आप ये सब चीजें, कास्ट डिफरेंसेस वगैरह मत भरो। और उनको बोला कि या तो आप माफी मांगो या फिर आप इस स्कूल को, इस आइलैंड को छोड़ के चले जाओ। तो वो बताते हैं कि जो उनके उस टाइम टीचर थे उन्होंने माफी मांगी, और सिर्फ माफी नहीं मांगी, उसने देखा कि वो फिर काफी बदल भी गए। उनके जो एक्शंस थे उनसे पता चल रहा था कि अब उनमें काफी चेंज आ गया है। नेक्स्ट अब वो बताते हैं कि जो ये उनका बेसिकली रामेश्वरम है, ये एक छोटी सी सोसाइटी है जिसमें बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत ज्यादा इस चीज को रिजिड है, वो इस चीज को कास्ट वगैरह को लेके। एंड वो बताते हैं लेकिन उन सब में उनके एक साइंस टीचर थे जो खुद भी एक, जिनका नेम यहाँ पे दे रखा है शिव सुब्रमण्यम अय्यर। सो वो बताते हैं कि ये भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली के थे एंड इनकी वाइफ काफी कंजर्वेटिव थे, लेकिन ये जो थे ये इन सब चीजों के काफी अगेंस्ट थे। वो कहते थे और ये चाहते थे कि ये बैरियर्स जो है कास्ट के ये हट जाने चाहिए और अलग अलग तरह के लोगों को आपस में मिलना चाहिए। तो वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने इनको खाने पे बुलाया था, एपीजे अब्दुल कलाम को। बताते हैं कि वो उनसे काफी बातें करते थे और उन्हें कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ तुम इतना ज्यादा आगे बढ़ो कि जो देश के बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ तुम उठो बैठो। और वो बताते हैं कि देन उन्होंने एक बार उनको खाने पे बुलाया था। अब जब वो वहां पहुंचे तो जो उनकी वाइफ है, जैसे मैंने आपको बताया, वो काफी कंजर्वेटिव टाइप की थी, तो उनको ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि उनके इतने पवित्र किचन के अंदर एक मुस्लिम लड़का बैठ के खाना खाएगा। तो उन्होंने उसको खाना परोसने से मना कर दिया। लेकिन उसके जो टीचर थे उन्होंने ना तो उनपे गुस्सा किया, ना ही कोई इतना
रिएक्शन दिया, बल्कि वो आके चुपचाप एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बैठ गए और अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा। और वो कहते हैं पूरा टाइम जब तक मैंने खाना खाया तो मैं देख रहा था वहां किचन से उनकी जो वाइफ है वो मुझे कॉन्टिन्यूसली देखी जा रही थी। तो वो सोच रहे थे कि पता नहीं शायद वो मेरा खाना खाने के अंदाज को देख रही थी, या जिस तरह मैंने पानी पिया या खाना खाने के बाद जगह साफ करी वो क्या ऑब्जर्व कर रही थी और क्या उन्हें डिफरेंट लग रहा था, मुझे समझ नहीं आया। फिर वो बताते हैं कि जब मैं जाने लगा तो मेरे टीचर ने बोला कि अगले हफ्ते तुम फिर से खाने पे आना। अब थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें सिस्टम को बदलना है तो ये सब प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, तुम्हें इनको फेस करना पड़ेगा। और वो बताते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम जब वो उनके घर खाना खाने गए तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ काफी डिफरेंट बिहेव कर रही थी। वो खुद उन्हें किचन तक लेके गई और अपने किचन में अपने हाथ से उन्हें खाना परोसा और फिर उन्होंने वहां पे खाना खाया। उसके बाद वो बताते हैं कि देन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसका एंड हो गया, वो खत्म होने को आया। अब इंडिया में गांधी जी भी कह रहे थे कि जितने इंडियंस हैं वो हम अलग से अपना भारत बनाएंगे, और इंडिया में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स चल रही थी उस टाइम। तो वो बताते हैं कि उन्होंने अपने पापा को जाके बोला कि उन्हें आगे पढ़ने के लिए अब रामेश्वरम को छोड़ के रामनाथपुरम जाना है, ताकि वहां का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पे वो अपनी आगे पढ़ाई कर सके। तो उसके जो फादर थे वो काफी इस चीज को लेके पॉजिटिव थे। उन्होंने ये चीज बोली, उस मतलब एग्री करते थे कि हाँ मैं मानता हूँ तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और वो काफी अच्छा एक उन्हें उदाहरण दिया कि जो एक सीगुल का बर्ड होता है वो आसमान में सूरज के आसपास घूमता है, उसका कोई नेस्ट नहीं होता, उसका कोई घोंसला नहीं होता। लेकिन उनकी जो मदर थी वो काफी हिचकिचा रही थी, बहुत हेजिटेट कर रही थी। तो उसके फादर ने उसकी मदर को भी समझाया कि तुम ये मत सोचो कि ये तुम्हारे बच्चे हैं और ये तुम्हारा एक हिस्सा है और वो तुमसे अलग हो रहे हैं। तुम ये सोचो कि ये जो उनकी अपनी अपनी लाइफ है ये बेसिकली उसके लिए जी रहे हैं, एंड तुम इनको प्यार तो कर सकती हो लेकिन तुम इनको विचार नहीं दे सकती। इनके जो लाइफ के थॉट्स हैं वो खुद अपने ही होंगे। तो इस तरह से उन्होंने उसकी मदर को समझाया। तो ये पूरी स्टोरी थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड नाउ आई मूव असाइड, तो आप चाहो तो आप इन पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको सारे इंसिडेंसेस याद रहे। So that's it from my side. I'll be coming back again with some new chapters. Till then, take care and bye bye.